नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के एग्जाम गुरुजी के 6 से 8 तक के करंट अफेयर्स में। बीच में गैप हो गया था। ये गैप अब आगे नहीं होगा। अभी थोड़ी सी यात्रा में थी, इसलिए से आपका करंट अफेयर बना नहीं पाया, लेकिन पीछे के सब कुछ कवर कर दिया गया है। और पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ था भी नहीं मध्य प्रदेश में, जब तक लाडली बहना योजना लॉन्च नहीं हो जाती। लगभग सभी जिलों में जो कार्यक्रम चल रहा है आपके, वो लाडली बहनों से जुड़े हुए ही चल रहे हैं। और 10 जून को उसका कार्यक्रम है, तो हम देखते हैं यदि कुछ नई घोषणाएं होती हैं या कोई नई योजना प्रारंभ होती है, तो उसको लेकर के हम बीच में फिर आपके आएंगे। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, आज के विचारों के साथ। और आज का जो विचार है ये जाने माने हमारे बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून बिल गेट्स का है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। यानी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कर्मा होता है, या हमारे जो कर्म होते हैं, या जो हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हर मेहनत का परिणाम हो सकता है कि हमारी मेहनत के अनुरूप ना मिले, लेकिन जो भी सफलता मिलती, जो परिणाम मिलते हैं, वो हमारी मेहनत के बाद ही मिलते हैं। कुछ परीक्षाओं में हमें बहुत मेहनत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती, लेकिन जिस एग्जाम में आप सफल होंगे उसके पीछे भी आपकी कहीं ना कहीं मेहनत होती है, और ये एक दिन की नहीं होती। यह व्यक्ति जो आपके सामने ये बात कर रहा है, ये इसके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, ये इसका अनुभव कह रहा है, जो कि हमें इतने लंबे रास्ते चलने के बाद मिलता है। ठीक है। तो हमें बुजुर्गों से क्या मिलता है? हमें बुजुर्गों से अनुभव मिलता है। और यदि ऐसा कोई अनुभव मिल रहा है, तो हमें उसे विनम्रता पूर्वक क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने एक बहुत ही कम उम्र से इतना लंबा रास्ता तय किया है कि आज हर घर में माइक्रोसॉफ्ट है। जिस कंप्यूटर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो भी इन्हीं का ही सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो इन्होंने इतना परिश्रम किया है, इतना लंबा रास्ता तय किया है, तो मेहनत है। इसी प्रकार से किसी भी परीक्षा में हो, किसी जीवन के किसी भी हिस्से में यदि आपको सफल होना है, तो आपको प्रतिदिन उसी ऊर्जा के साथ सूर्य की तरह उगना होता है, मेहनत करनी होती है, और एक फिर नई आशा के साथ तारों को देखते हुए आपको क्या करना होता है? विश्राम करना होता है, और अगली सुबह के लिए तैयार रहना होता है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे। एमपीपीएससी मेंस के इंग्लिश के नोट्स आप सभी के डिलीवर हो चुके हैं, आप सभी को मिल भी चुके हैं, नए लोगों को भी मिल चुके हैं। तो आप सभी के नोट्स, जो जिन्हें इंग्लिश मीडियम में मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करने हैं, वो कर सकते हैं। अभी इसमें जून तक के लिए ऑफर चल रहा है, केवल ये जून तक का ऑफर है, जून 2023 तक के लिए। ठीक है। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, और इसका जो प्राइस होगा 3500 के आसपास होगा। तो जिन्हें भी ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पूरा इसमें आपको कंटेंट मिलेगा। 33 बुकलेट्स हैं, जितनी हिंदी मीडियम में है उतने इसमें भी है। किसी प्रकार का कोई भी आपसे अतिरिक्त शुल्क डिलीवर करने का नहीं लिया जाएगा, चाहे वह एमपी के अंदर हो या अदर स्टेट में हो। ठीक इसी प्रकार से एमपीपीएससी फॉरेस्ट का 2021-22 का जो आपका मेंस होने वाला है अगस्त में, इसके बाद अगला मेंस नवंबर के आसपास होगा। आप अगस्त वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, नवंबर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त के बाद आपके पास सिर्फ 2 मंथ का शायद टाइम रह जाएगा। तो इसमें टोटल 40 टेस्ट है, 30 यूनिट वाइज टेस्ट है, 5 एफएलटीज है इसके अंदर, 5 करंट अफेयर का टेस्ट भी साथ में दिया गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में काफी सारे क्वेश्चन भले ही पर्यावरण से आए थे, लेकिन करंट अफेयर से आए हुए थे। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी जो स्टार्ट होगी, कई लोगों ने पूछा था, ये 15 जून से स्टार्ट होगी। और आप ये टेस्ट मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, कभी भी सारे टेस्ट दे सकते हैं। और इसका शेड्यूल एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, तो जो जिन्हें भी क्या कहते हैं शेड्यूल को देखना है, तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही जल्दी हम इसको अपने वेब पोर्टल पे भी डाल देंगे। तो शुरुआत करते हैं पिछले दिनों हमने जो पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सहकारी क्षेत्र में हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना शुरू की गई। इसमें 1 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। भारत ने भी हॉकी जो जूनियर एशिया कप 2023 है पुरुषों का, वो जीता है पाकिस्तान को हरा करके। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये दामोदर मौजो मौजो को दिया गया है। ये गोवा के हैं, कोंकणी भाषा में इन्हें दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर एक ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप अपने कहीं पर भी अपडेट कर लेंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थ अभियान प्रारंभ किया गया है। विशेषकर एमपी के हो या अदर स्टेट के, या किसी भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किससे संबंधित है। और ये शालिनी सिंह है, एनसीसी कैडेट की हैं। इन्होंने अभी क्या किया, एनसीसी का ये पर्वतारोहण का कोर्स करने वाली पहली महिला प्रतिभागी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन प्राणियों की द्वारा की जाने वाली जो क्षतिपूर्ति होती है, उसमें 8 लाख रुपए कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार का कल्याण कोष जो योजना है, वो संस्कृति विभाग के द्वारा संचालित होती है। राज्यपाल के अध्यक्षता में उज्जैन में तेलंगाना का वो मनाया गया है। देवी लोक महोत्सव कहाँ पर हुआ है? सलकनपुर में हुआ है। अब भोपाल गौरव दिवस जो है 1 जून को मनाया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में
एक अराकू कॉफी है और काली मिर्च को क्या किया गया है, जैविक जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में इसकी क्या होती है, खेती होती है। डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो अराकू वैली कॉफी है और काली मिर्च है, इसको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही में क्या है, इसको दिया किसने है, इसको केंद्र सरकार का जो संगठन है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपेडा कहते हैं, इसके द्वारा इनको ये जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। और विशेषकर जो वहाँ की आदिवासी सहकारी समिति है, वहाँ पर जो गिरिजन सहकारी निगम है, उसके द्वारा इसको क्या किया गया, जब इसका पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है इनका है, इस वजह से जैविक प्रमाण इनके नाम से दिया गया है। एपेडा की बात करें तो ये भारतीय शीर्ष निर्यात जो व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। यह विशेषकर जो ताजी सब्जियां होती, फल होते हैं, उनको निर्यात को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साथ में जो ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद होते हैं, उनको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये प्रमुख निकाय है, सर्वोच्च निकाय है। ये कृषि और प्रसंस्कृत जो हमारे खाद्य उत्पाद होते हैं, उनको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संस्थान बनाया गया है। और साथ में ये क्या, जो उसकी गुणवत्ता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, पैकेजिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उन पर ये जो भी समितियां होती हैं, किसान होते हैं, उनकी क्या करता है, मदद करता है। इसकी स्थापना 1986 में 13 फरवरी को हुई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की, निम्न में से कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी आयुषियन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। तो इसकी यदि बात करें तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा यूएई। ये क्या है कि यूएई को अगली प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ आयुषियन के जो विश्व संरक्षण कांग्रेस होने वाली है 2025 में होगी और ये अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी। ठीक है, बात करी जाए आयुषियन जो विश्व कांग्रेस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण पे कार्य करने वाला एक संस्थान है और इसकी जो बैठक होती है प्रति 4 वर्ष के गैप में होती है। पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी चुनौतियां होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उन सब चीजों पर बैठ करके बात की जाती है, समाधान निकाला जाता है, कोई ना कोई एक मेमोरेंडम पास किया जाता है, फिर उस पर सभी के सभी देश क्या करते हैं, विचार करते हैं और फिर आगे चल करके कार्य करते हैं। पिछली वाली जो हुई थी वो फ्रांस के मार्सिले में हुई थी। आयुषियन जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1948 में और ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और मैंने अभी बताया आपको, प्रकृति और प्रकृति संसाधन से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र होते हैं उन पर ये कार्य करता है। ये सभी प्रकार के जो शासकीय संगठन हो, चाहे एनजीओ हो, और ये जो वैज्ञानिक होते हैं, सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और फिर इसके बाद अपना क्या करते हैं, विचार रखते हैं। प्रकृति संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए समर्थन करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है, रेंगलर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रेंगलर ने स्मृति मंधाना को अपना क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर जुड़े कई बार प्रश्न आ जाते हैं और ये आपने इसके जीन्स वगैरह देखी होंगी रेंगलर की, उस वही कंपनी है। और स्मृति मंधाना जाना पहचाना नाम है, इन्हें अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और जो अभी महिला प्रीमियर लीग हुई थी आईपीएल के पहले, उसमें स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा इनकी बोली लगाई गई थी, सबसे महंगी खिलाड़ी थी, 3.5 करोड़ इनको क्या किया गया था, इसकी राशि रखी गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के जो देश है वहां पर उनको ये सम्मान दिया गया। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो अभी हमारे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुए थे, प्रवासी भारतीय दिवस था, बिजनेस समिट थी, उसमें भी ये आए हुए थे, विशेष अतिथि थे। और इन्होंने भी क्या किया, 5 तारीख को हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति मुर्मू जो है सूरीनाम गणराज्य के जो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, उनके द्वारा इनको प्रदान किया। सूरीनाम की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका के तट पे स्थित है और ये एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका का, लेकिन इसका यूएन में अपना एक वोट उतना ही है, महत्व उतना, एक देश एक वोट के महत्व रखता है। ठीक है, 25 नवंबर 1975 में इसको डच गुयाना के रूप में जाने जाने वाला नीदरलैंड का एक वृक्षारोपण था, फिर बाद में इसको स्वतंत्रता मिली। राष्ट्रपति यहाँ के चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, राजधानी यहाँ की पारा मारिबो है, राजभाषा यहाँ की डीच है और मुद्रा यहाँ की सूरीनाम डॉलर है। अगले की तरफ प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो अंतर्दृष्टि है ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक प्रकार का क्या है कि जो वित्तीय समावेशन है वो डैशबोर्ड है। अभी इसको एक तरह से आप ये कहो कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। अभी ये हाल फिलहाल आरबीआई कुछ विशेष बैंक है सिर्फ उन पर ये करेगा। ये एक प्रकार का वेब पोर्टल है
और इसमें क्या है कि एक तरह से आप ये कहो कि इससे जो वित्तीय सेवाएं हैं उनमें कमियां कहाँ पर है, उन क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, काम किया जाएगा। वित्तीय समावेशन सूचकांक भी हमारे यहाँ जारी किया जाता है, 2021 में इसको शुरुआत की गई थी और वित्तीय समावेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया था। इसमें अब मेन इस इंडेक्स का क्या कहते हैं लॉन्च करने के पीछे रीजन ये, वित्तीय समावेशन में सभी को समान रूप से जो वित्तीय सुविधाएं होती हैं, चाहे वो आपका पोस्ट, देखो आप वित्तीय समावेशन में आपका जो पोस्ट बैंक आते हैं वो भी आते हैं, जो मतलब एक अंतिम व्यक्ति तक जो भी उसको वित्तीय आवश्यकता है उसके लिए बहुत ही सरल हो जाए। ठीक है, एक तरह से हमारे यहाँ वित्तीय समझ बहुत कम है, तो उसके अंदर वित्तीय समझ हो, उस तक बैंक पहुंचे, उस तक ये सारी जो सुविधाएं हैं जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी है, ये भी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। ताकि लोग क्या हो, जागरूक हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उन्हें अपनी बचत करने के बारे में क्या हो, पता हो। ठीक है, बैंकिंग सुविधा से वो बहुत ही आसानी तरीके से जुड़े। ठीक है, किसी भी प्रकार की किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास ज्यादा पैसे तो आप बैंक में जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वित्तीय समझ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये एक प्रकार का अधिकार भी है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इंडेक्स, इसके माध्यम से पता लगा है, अंतर्दृष्टि एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा कि जैसे अब मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड का यूज करना गांव के लोगों को नहीं मालूम है, वो उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसमें उनके पास पूरा एक सर्वे रहेगा, तो वहां पे उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ में किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो किस क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, किनके साथ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये सब चीजें उस पर क्या होती है पूरी की पूरी पता चलती हैं। ये अब ये जो इंडेक्स होता है 0 से 100 के बीच में होता है, 100 मतलब वहां पर पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन को दर्शाता है, सभी के अंदर वित्तीय समझ है और सभी लोग बैंकिंग से जुड़ चुके हैं। बात करें आरबीआई की, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक 1934 जो अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935 से इसने प्रारंभ किया, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइज हो जाए। अब इसकी जो मेन मालिक है वो भारत सरकार है, इसके पास मैक्सिमम शेयर है। बैंकिंग विनियम जो अधिनियम इनका 1949 के तहत ये काम करता है। ठीक है, आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 बनाया गया, जिसमें ये डिजिटल भुगतान प्रणाली जो हमारी चल रही है, यूपीआई वगैरह, वो इसी नियम के अंतर्गत चल रही है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, वर्तमान में जो इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप प्री के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्री प्लस मेंस के नोट्स उपलब्ध हैं। हाल ही में किन्हें सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है श्री शिवम मिश्रा, ये राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं और इन्हें राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार दिया गया है। बड़ा सम्मान है, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये कर्नाटक के हुबली में प्रोग्राम आयोजित हुआ था, वहां पर इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन्होंने क्या है कि कोविड के समय पे भी काफी सारे अच्छे कार्य किए थे, इन्होंने सामाजिक कार्य से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उसी क्षेत्र पे ये इन्हें दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार में कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। तो ये जो दी जाती है ये 51,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। अभी हाल में जो स्टेट राज्य स्तर के पुरस्कार हैं और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, दोनों पुरस्कारों की घोषणा करी गई है और इसमें से 12 जो रचनाकार हैं ये 2 वर्षों की है, 21 आपकी 20 और 21 के पुरस्कार दिए गए हैं। इसीलिए 6 रचनाकार राष्ट्रीय स्तर के हैं, 12 रचनाकार जो है प्रादेशिक स्तर के हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे 51,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है और जो सॉरी राष्ट्रीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे, और जो स्टेट लेवल पे दी जाती है वो 31,000 रुपए की दी जाती है। ठीक है, और जो हमारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी जो होती है मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, मिशन लाइफ केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है, तो ये चल रहा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये खबरों में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश को इसके लिए अभी क्या हुआ है, पूरा सम्मानित किया गया है। मिशन लाइफ जो केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी इन्होंने क्या हुआ, 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था इसमें मध्य प्रदेश ने लक्ष्य से दोगुनी गतिविधियां करी है, जिसकी वजह से इसको ये प्रोग्राम हासिल हो। लाइफ आप ये मान के चलो कि छोटे छोटे स्तर पे पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाए, ये एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। इसमें आपका जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो लेकिन आपकी जो कार है या बाइक है वाहन आपका चालू है, वहां पे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल हम बर्बाद कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसको बंद कर सकते हैं। हम लोग प्लास्टिक के छाते का यूज करते हैं, प्लास्टिक के थैले का यूज करते हैं,
उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। प्लास्टिक की जगह हम जूट के थैले का इस्तेमाल, यानी छोटी छोटी जो हमारी दैनिक गतिविधियां होती हैं उससे भी हम पर्यावरण को बहुत कुछ एक एक व्यक्ति मिल करके बचा सकता है। यही मोटी मोटी बातें हैं। इसमें मध्य प्रदेश ने अपने टारगेट से ऊपर क्या किया है, स्कोर किया है। और ये इसकी बात करी जाए तो 2021 में यूएनएफसीसी कॉप 26 के दौरान ग्लासगो में वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया था। इस शैली एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ग्लासगो में शुरुआत की थी 2021 में कॉप 26 के सम्मेलन के दौरान। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रदेश में देश की पहली आर्टिफिशियल केनो सलालम एकेडमी किस जिले में बनेगी? तो ये बनेगी ग्वालियर में। देश की ये पहली एआई बेस्ड क्या होगी? यहाँ पर ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। जो ग्वालियर में एक तिघरा डैम है वहां पर ये एकेडमी खुलेगी। तो तिघरा डैम आपसे कभी भविष्य में पूछा जाए कहाँ पर है ग्वालियर, तो ये ग्वालियर में है तिघरा बांध, और वहां से लगा हुआ है। ठीक है, पास ही में है। और यहाँ पर कैनो सलालम एकेडमी खोली जाएगी जो एआई बेस्ड होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बात करें प्रश्न क्रमांक 10 की। हाल ही में प्रदेश में सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिए किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया जॉन डियर इंडिया। जॉन डियर के आपने ट्रैक्टर देखे होंगे। इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया है। जॉन डियर ने क्या हुआ कि जो उनकी ऊर्जा की खपत है उसमें इन्होंने क्या किया, 27% जो यूज किया है वो सौर ऊर्जा से किया है। तो और कई प्रकार के माध्यमों से इन्होंने इसकी क्या कहते हैं ऊर्जा की बचत करी है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इसलिए दिया गया कि जो बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सोलर एनर्जी की तरफ क्या करें, मूव करें, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को क्या करें, बचाएं, और खुद के सोलर पैनल लगा करके इसका मैक्सिमम यूज करें। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऐतिहासिक दृष्टि से जगदीशपुर किसका गढ़ था, और इस प्रश्न के आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। जो अच्छा आंसर था वो पिन कर दिया गया है, और बाकी सभी लोगों ने बढ़िया आंसर दिए हैं। और अगले जो करंट अफेयर रहेगा कल का रहेगा उसमें मैं आप सभी को जो भी अच्छे आंसर्स होते हैं उनको भी लेकर के आऊंगा। यहाँ पर हमारे साथ साथ प्री की मेंस की भी तैयारी जाती है। तो अच्छी बात यह कि कई लोगों ने वहां पर 3 से 4 लाइनों में अपने उत्तर को समेटने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, और ये बढ़िया। हमारे पास जितने ज्यादा फैक्ट्स होंगे, मजबूत होंगे, हम उसको कम पंक्तियों में भी समेट सकते हैं। यहाँ से हमारी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होती है, साथ में हमारे फैक्ट्स भी मजबूत होते हैं। जगदीशपुर का आप सभी ने लगभग जवाब दे दिया है। ये देवड़ा राजपूतों का गढ़ था, भोपाल से जुड़ा हुआ है, भोपाल पे ही है, एक बैरागढ़ के आसपास है। और वह अपने यहाँ पे जो वास्तुकला है उसके लिए विशेषकर जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नाम रखा गया था ये पहले जगदीशपुर था, लेकिन इसका जो इस्लाम नगर नाम रखा था, जिन्होंने भोपाल की नींव रखी दोस्त मोहम्मद खान, इनके द्वारा रखा गया था। और इन्होंने क्या किया था, धोखे से खाने वाने पे बुलाया था इनको, और बाद में क्या हुआ था, जो उसका टेंट होता है वो गिरा गिरा दिया, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाए और इसी बीच में हमला करके मार दिया गया था। और उस पर हमला करने के बाद उसको क्या किया, हड़प लिया गया। और इसका नाम इसने दोस्त मोहम्मद खान ने बदल करके क्या कर दिया, इस्लाम नगर कर दिया, इस्लाम नगर। ठीक है, और इस्लाम नगर 1806 से लेकर के 1817 तक सिंधिया राज परिवार के पास रहा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1806 से 1817 के बीच यहाँ पे सिंधिया राज परिवार का भी क्या रहा है, एक तरह से कहिए कि राज रहा है। ठीक है, केवल इस जगह पर। और गोंड महल आपका, रानी महल हो गया, चमन महल हो गया, सब कुछ यहीं पर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने फरवरी के महीने में 12 या 13 फरवरी के आसपास इसका नाम बदला है। आज का प्रश्न आप सभी के लिए यह है कि रूपनाथ में भारतीय मौर्य राजवंश के किस सम्राट का शिलालेख है? इसका राइट आंसर नीचे आपको कमेंट करके देना है। साथ ही में इस शिलालेख के बारे में 3 से 4 बातें आप सभी को जरूर लिखनी, जिसके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी उनको पिन कर देगा। और मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि जो भी आंसर आपको पिन किए जाते हैं या एग्जाम गुरुजी के द्वारा लाइक किए जाते हैं अच्छे आंसर, उनको जरूर पढ़ा करें। आपको इसके बारे में बहुत सारी नवीन जानकारी भी मिल सकती है। जैसे आज के आंसर में हो सकता है आप सभी को जानकारी रही हो, लेकिन सिंधिया की बात हमें जानकारी में नहीं रही है, तो देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी को 3 से 4 बातें जो भी है वहां पर कमेंट करके जरूर बतानी है। करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना नहीं भूलना है। पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दी जाती है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका पीडीएफ का स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बातें हैं, आप अपने कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। आने वाली परीक्षा बहुत सारी होने वाली है, उनमें सभी में इसका महत्व रहेगा। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई चालू करके रखें, और अपनी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है, प्री का पेपर कैसा भी गया हो, एग्जाम तो निकालना है, मुख्य परीक्षा देनी ही है, आज नहीं तो कल देनी है, अभी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
फिर मुलाकात होती है। ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।